Hello students, welcome to online lecture series on Analog Circuit ETC Semester 4 subject. Myself Kapil Dama, Assistant Professor, St. Andrews Institute of Technology Management, Farrukhnagar, Gurugram. So student, this is lecture number 19 and in unit 4 we cover the following topics regarding the concept of 555 timer, pin diagram and the basics of 555 timer along with block diagram and the timing circuit of the 555 timer. Okay students, so in the introduction, as you know, in if we talk about the 555 timer, it is basically a timing circuit. ओके, तो ये एक तरीके का जो है स्टूडेंट टाइमिंग सर्किट है जो प्रोड्यूस करता है एक्यूरेट और हाईली स्टेबल टाइम डिले और ऑसिलेशंस. Apart from its applications, monostable multivibrator and stable multivibrator, a 555 can also be used as DC to DC converter या वेवफॉर्म जनरेटर्स भी आप करवा सकते हो. टेकोमीटर्स में एनालॉग फ्रिक्वेंसी मीटर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट एंड कंट्रोलिंग डिवाइस, वोल्टेज रेगुलेटिंग वाला काम भी आप 555 टाइमर से कर सकते हो स्टूडेंट्स. अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाइमर आईसी इज सेटअप टू वर्क आइदर इन द टू मोड्स. जैसे कि आप देख रहे हैं तो मोनोस्टेबल हैं और फ्री रनिंग, जिसे हम मोनोस्टेबल और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. तो दो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स के अंदर आप 555 टाइमर्स को ऑपरेट करवा सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द पिन डायग्राम ऑफ IC 555 टाइमर स्टूडेंट्स. और जैसे कि आप देख रहे हैं 8 पिन का 555 टाइमर की ICs है. जो IC है इज अवेलेबल एज 8 पिन, और 8 पिन में ये 14 पिन की भी हो सकती है और 8 पिन की भी हो सकती है, ड्यूअल इन पैकेज. सो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो है अगर बात करें तो ग्राउंड टर्मिनल ये वाला पहली जो है फर्स्ट ये वाली, इसके बारे में जिक्र हो रहा है. तो ग्राउंड वन, ऑल द वोल्टेजेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टर्मिनल. तो जितने भी वोल्टेजेस आप मेजर करते हैं IC 555 टाइमर्स के थ्रू, वो ग्राउंड टर्मिनल के थ्रू मेजर करते हैं. सेकेंड पिन इज़ द ट्रिगर टर्मिनल, दैट इज़ द ट्रिगर टर्मिनल. ओके, तो ट्रिगर टर्मिनल में कहा गया कि इट इज़ यूज टू feed the trigger input, then the 555 IC setup as a monostable multivibrator. तो जैसे कि आपने ट्रिगर इनपुट के लिए फीड किया इस पिन से, तो 555 IC टाइमर एक तरह के मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का काम करता है. साथ ही साथ इस पिन का इज़ एन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द कंपरेटर. और ये चूँकि आप देखेंगे, अभी आप ब्लॉक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन अंदर देखेंगे इस पिन डायग्राम के अंदर, तो ये कहता है कि ये पिन एक तरीके का इन्वर्टिंग इनपुट है कंपरेटर का. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर बहुत सारे हमारे सब कंपोनेंट्स लगे होंगे. तो उन कंपोनेंट्स में एक कंपरेटर भी होगा, वोल्टेज कंपरेटर. तो वोल्टेज कंपरेटर चूँकि किससे बना है, ऑपरेशन एम्पलीफायर से. तो इसका एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा. तो ये जो नेगेटिव है स्टूडेंट, यही नेगेटिव जो है ये पिन 2 है. ओके, तो और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द ट्रांजिशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम द सेट टू रीसेट. जैसा कि आप जानते हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा कि जब आप सीक्वेंशियल सर्किट में सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, तो उसमें सेट और रीसेट का कंसेप्ट आता है. तो ये जो पिन 2 है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग एंड रीसेटिंग ऑफ द RS फ्लिप फ्लॉप. नाउ द आउटपुट ऑफ द टाइमर डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाइड टू दिस पिन. तो जो भी आउटपुट ऑफ द टाइमर है, तो वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स जो कि आपने अप्लाई करी इस पिन में. तो इन नेगेटिव पल्स विद DC लेवल ग्रेटर देन द VCC डिवाइड बाई 3 इज अप्लाई टू द सिस्टम. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पिन के ऊपर एक नेगेटिव पल्स हम अप्लाई करते हैं जिसका लेवल है VCC डिवाइड बाई 3 से बड़ा, और हम इस नेगेटिव एज के थ्रू जैसे ही ट्रिगर ये पास होगा VCC 3 बाई, तो आउटपुट ऑफ द लोअर कंपरेटर बिकम्स हाई. तो जितना भी ऑपरेटर का कंपरेटर का जो लोअर आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Q बिकम्स 0. ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर 555 IC आउटपुट गेट्स अ हाई वोल्टेज एंड हैज अ क्वाजी स्टेबल स्टेट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पिन 3, तो पिन 3 आउटपुट के रिप्रेजेंट कर रही है. देखिए यहाँ पे, तो आउटपुट ऑफ टर्मिनल is available at this pin. There are two ways in which a load can be connected to the output terminal. तो वन एक तरीका है कि आप कनेक्ट करें बिटवीन आउटपुट पिन 3
एंड ग्राउंड पिन। ओके, तो और दूसरा जो है वो करें आप पिन 3 और सप्लाई पिन 8 पिन के बीच में। तो लोड आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो लोड कनेक्टेड बिटवीन द आउटपुट एंड द ग्राउंड सप्लाई पिन इज कॉल्ड नॉर्मली ऑन लोड। और जब आप पिन 3 को 8 पिन से कर लें नॉर्मली ऑफ लोड हो जाएगा। ओके, so this is the description of pin 3 output terminal. Okay students, if we talk about the pin 4 that is reset point, तो reset point के बारे में कहा गया कि जब भी आपका IC टाइमर टू बी रीसेट और डिसेबल्ड तो एक नेगेटिव पल्स अप्लाई होगी टू पिन 4 पे एंड थस इज नेम्ड एज रीसेट टर्मिनल। तो यानी कि अगर आपको 555 IC टाइमर को रीसेट करना है तो आपको एक नेगेटिव पल्स यहाँ पर ट्रिगर करनी होगी। तो आउटपुट इज रीसेट irrespective of the input conditions. When the pin is not to be used for reset purpose, it should be connected to VCC to avoid any possibility of false string. तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अपने ICs को नॉर्मल ऑपरेटिंग मोड में यूज़ कर रहे हैं और आप रीसेट नहीं करवाना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे, इस रीसेट पिन को डायरेक्टली VCC से कनेक्ट करेंगे ताकि फॉल्स ट्रिगरिंग से बचा जा सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव द कंट्रोल वोल्टेज टर्मिनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंट्रोल वोल्टेज टर्मिनल जो पिन नंबर 5 है दैट इज दिस वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो द थ्रेशोल्ड एंड ट्रिगर लेवल्स आर कंट्रोल यूजिंग दिस पिन। तो जितने भी थ्रेशोल्ड वैल्यू है और जो ट्रिगरिंग जो आपका लेवल है वो दोनों ही कंट्रोल किए जाते हैं इस पिन के थ्रू। द पल्स विड्थ ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द कनेक्टिंग अ पॉट और ब्रिंगिंग इन एन एक्सटर्नल वोल्टेज टू दिस पिन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आउटपुट की जो विड्थ है वेवफॉर्म वो डिटरमाइन की जाती है पॉट के थ्रू और इस पिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई टू दिस पिन कैन आल्सो बी यूज टू मॉड्यूलेट द आउटपुट वेवफॉर्म। तो एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई की है आपने पिन के थ्रू तो उसको भी आप मॉड्यूलेट कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई टू दिस टर्मिनल विल डिसाइड व्हेन द कंपैरेटर इज टू बी स्विच्ड एंड थस चेंज द पल्स विड्थ ऑफ द आउटपुट। तो जैसे कह रहे हैं कि अमाउंट जितना आप वोल्टेज अप्लाई किया हुआ इस टर्मिनल के ऊपर तो वो डिपेंड करेगा या डिसाइड करेगा कंपैरेटर को कि वो स्विच करे या पल्स की विड्थ को चेंज करे, आउटपुट पल्स की विड्थ को चेंज करे। तो व्हेन दिस पिन इज नॉट यूज्ड इट शुड बी बाईपास टू ग्राउंड थ्रू स्मॉल कैपेसिटर। स्टूडेंट, तो एक यहाँ पे स्मॉल कैपेसिटर हम लगा दिया करते हैं जिसकी वैल्यू 0.01 माइक्रोफेराड जनरली हम यूज़ करते हैं ताकि नॉइज़ प्रॉब्लम से बचा जा सके। ओके, तो थ्रेशोल्ड टर्मिनल जैसे कि आप पिन 6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पिन 6 आपका आ गया ये वाला पार्ट। तो पिन 6 के बारे में इसमें लिखा गया कि दिस इज़ द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ द कंपैरेटर 1। जैसे कि आप बताया मैंने आपको कि जो आपका कंपैरेटर है उस ब्लॉक डायग्राम के अंदर, जो सर्किट डायग्राम के अंदर जब आप इंटरनल पार्ट को डिस्कशन करेंगे तो आउटपुट ऑफ द टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, जबकि एक पार्ट इन्वर्टिंग उसका एक पिन से कनेक्टेड जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसका जो दूसरी नॉन इन्वर्टिंग एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, पिन नंबर 6 से जुड़ा हुआ है। तो विच कंपेयर द वोल्टेज अप्लाई टू द टर्मिनल विद रेफरेंस वोल्टेज ऑफ 2/3 VCC। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा वोल्टेज टू द रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू 2/3 वोल्टेज VCC। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाई टू दिस टर्मिनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, क्योंकि ये कंपैरेटर का ही पार्ट है और कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप बड़ा लगा हुआ है, तो ये वोल्टेज अप्लाई करोगे दिस टर्मिनल पर वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, सेट करना। When the voltage applied in this terminal is greater than 2/3 volt, the upper comparator switches to plus V saturation and output gets reset। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही 2/3 ऑफ VCC वोल्टेज अगर ये बड़ी हो गई इस वोल्टेज से तो तुरंत जो है आपका जो कंपैरेटर है वो स्विच कर जाता है प्लस V सैचुरेशन मोड में और वापस क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। ओके, तो पिन 7 डिस्चार्ज टर्मिनल, दिस पिन इज कनेक्टेड इंटरनली टू द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो कलेक्टर के ट्रांजिस्टर के रीजन से ये कनेक्टेड है और मोस्टली कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टर्मिनल एंड ग्राउंड। तो इट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज टर्मिनल बिकॉज व्हेन ट्रांजिस्टर सैचुरेट्स कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू द ट्रांजिस्टर, व्हेन द ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ द कैपेसिटर चार्ज एट अ रेट डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। तो ये डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट जो है ट्रांजिस्टर के अंदर जो होता है उस टर्मिनल या उस पिन के बारे में डिस्कशन यहाँ है। लास्ट एज यू नो कि सप्लाई है, पूरी पिन को चलाना है तो उसके लिए हमारे को सप्लाई वोल्टेज चाहिए होगा +8 वोल्ट से +18 वोल्ट तक हम इस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पिन और जो 1 है उसके रिस्पेक्ट में हम अपना यहाँ पे अपने सप्लाई दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ पिन डायग्राम ऑफ IC 555 टाइम स्टूडेंट।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ 555 टाइमर के अंदर हमारे जो 555 टाइमर है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, दो कंपरेटर, एक RS फ्लिप फ्लॉप और एक डिस्चार्ज कैपेसिटर। तो दिस इज़ द RS फ्लिप फ्लॉप एज यू नो इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने लॉजिक गेट्स के थ्रू किया, और जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं दे आर बिल्ड मेड अप ऑफ द ट्रांजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रखा है कि जैसे आपने अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखा हो तो जो हमारा इन्वर्टर सेक्शन हुआ करता है, इन्वर्टर सेक्शन के आगे अगर हमने इन्वर्टर सेक्शन के एक पीछे हमने एक और नैंड गेट, दो नैंड गेट लगा दिए सेट और रिसेट के लिए, और कॉमन क्लॉक पल्स दी, तो उस पहला ही हमारा क्या बन जाता है, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, यानी SR फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। तो यहाँ जैसे कि बात कर रहे हैं कि दो ट्रांजिस्टर हमने लिए T1 एंड T2, जिसको हमने क्रॉस कपल्ड किया हुआ है। Now this is how we do the cross coupling. Okay, the collector of the transistor T1, यानी कि देखिए ये इसका क्या है, एमीटर, ये किसका क्या है, एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर और ये कलेक्टर। तो जैसे कि ये कह रहा है कि द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर T1 ड्राइव द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर T2। अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो आपका ये वाला पार्ट है, जो ये आपका जो कलेक्टर है T1 का, ये ड्राइव करेगा बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर T2 थ्रू द रजिस्टर RB2। ओके, तो दिस इज द RB2 एंड दिस इज RB1। ओके, तो कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर T2, अब इसी तरीके से जो तो दूसरा कलेक्टर है T2, उसका जो कलेक्टर पे है ट्रांजिस्टर, वो ड्राइव करेगा बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर T1 थ्रू द रजिस्टर RB1। अब ये कहता है कि जैसे ही एक वन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेटेड स्टेट, तो अदर स्टेट ट्रांजिस्टर विल कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे ही आप देखेंगे कि जैसा कोई सा भी ट्रांजिस्टर जैसे ही सैचुरेशन मोड में पहुंचता है, तो दूसरा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, कट ऑफ मोड में चला जाएगा। इफ़ सपोज द ट्रांजिस्टर T1 इज टू बी सैचुरेटेड, अब इसमें एजम्पशन है कि कौन सा ट्रांजिस्टर हो सकता है, मे बी ट्रांजिस्टर T2 और T1। हम मान के चलते हैं कि सपोज करो कि ट्रांजिस्टर T1 जो है स्टूडेंट वो सैचुरेट हुआ, तो सैचुरेट हुआ तो कलेक्टर वोल्टेज विल ऑलमोस्ट बिकम जीरो। ओके, तो थस देयर विल बी जीरो बेस ड्राइव फॉर द ट्रांजिस्टर T2। तो उससे हुआ क्या कि जैसे ही ट्रांजिस्टर T1 आपका सैचुरेशन मोड में गया, तो कलेक्टर करंट आपका जीरो हो गया। अब कलेक्टर करंट डायरेक्टली जो ट्रांजिस्टर T1 का है वो किससे जुड़ा हुआ है, बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर T2। इससे क्या हुआ कि वो कट ऑफ स्टेट में चला गया, क्योंकि उस पर कलेक्टर करंट के ऊपर थ्रू जो ड्राइव करने का जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो therefore there will be a zero base drive for the transistor 2 and will go in the cutoff state, and its collector voltage approaches to plus VCC. So this voltage is applied to the base of the transistor T1 and thus will keep it in the saturation. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वोल्टेज को हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर T1 में, एंड थस विल कीप इट इन द सैचुरेशन। कहने का मतलब ये है कि जब ये कट ऑफ में चला ही गया, तो जो इसके तरफ से जो VCC आ रहा था डायरेक्ट ये कहाँ चला गया, ट्रांजिस्टर T1 में चला गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि ट्रांजिस्टर T1 सैचुरेशन मोड में है, तो ये जो कलेक्टर के साइड से हुआ ये पार्ट जो ड्राइव करता है T2 को, तो ये होगा आपका जीरो। जब ये जीरो हो गया तो ये कट ऑफ स्टेट चला गया। अब जो VCC डायरेक्ट आपने यहाँ प्रोवाइड कर रखी थी, इसकी वैल्यू कहाँ चली गई, T1 की तरह चली गई। तो यानी ये T1 को अब चलाएगा VCC के थ्रू, ओके, जो कि सैचुरेशन मोड में है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। नाउ सपोज द ट्रांजिस्टर T1 टू बी इन द कट ऑफ स्टेट। अब वो कहता है कि सपोज करो कि T1 अगर कट ऑफ स्टेट में हो जाए तो क्या हुआ, तो कलेक्टर जो वोल्टेज T1 की है जो कि VCC के इक्वल है, तो वो क्या करेगी, T2 को चला देगी। तो दिस वोल्टेज विल ड्राइव द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर T2 तो सैचुरेशन। वाइस वर्सा, जैसा आप T1 के लिए आप सैचुरेशन मोड में कर रहे हो, तो वो T2 के लिए अपोजिट हो जाएगी। T2 के लिए आप सैचुरेशन चला रहे हो तो T1 के लिए अपोजिट हो जाएगी। So thus the saturated collector output of the transistor T2 will almost be zero. This value feedback to the base of the transistor T1 will drive it cutoff. Thus saturation and cutoff values of any of the transistor decide the high and low value of the Q and its complement. जैसा कि आप पता है कि ट्रांजिस्टर में
So this value when feedback to the base for a transistor T1 will drive to the cutoff. So therefore the saturation cutoff will value of the any one of the transistor decide the high and low value of the Q and its complement. तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा कि जब आर एस फ्लिप फ्लॉप को आप डिफाइन करेंगे तो जो हाई और वैल्यू जो डिफाइन करेंगे, तो क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो बाइस्टेबल स्टेट्स हैं और दो स्टेबल स्टेट्स की वजह से कि जब आपका Q1 है तो Q बार आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये जो हाई और लो वैल्यू है, ये Q और जो कम्प्लीमेंट है ये डिफाइन करेगा सैचुरेशन कट ऑफ वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय एडिंग मोर एलिमेंट्स टू द सर्किट आर एस फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन्ड। जैसा कि ये तो बेसिकली एक क्या है, एक इन्वर्टर का कंसेप्ट है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और मोर एलिमेंट का मतलब है कि मैं इसके अंदर एक नैंड गेट और दो नैंड गेट और लगा दूं तो मेरा सर्किट जो है थोड़ा सा आर एस फ्लिप फ्लॉप के रूप में दिखेगा। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप इज ए सर्किट दैट कैन सेट द Q आउटपुट टू ए हाई और रीसेट इज लो। Similarly, a complementary output is available from the collector of the other transistor. The circuit latches in either the Q state or its complement. जैसे कि आप डिजिटल पता है आपको, Q यदि हाई होगा तो Q बार आपका 0 होगा, या Q बार अगर 0 है तो Q आपका क्या हो जाएगा, Q आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हाई वैल्यू ऑफ S इनपुट सेट द वैल्यू ऑफ Q टू बी हाई, हाई वैल्यू ऑफ R इनपुट रीसेट द वैल्यू ऑफ Q टू लो, आउटपुट Q remains in a given state until it trigger into a opposite state. Okay. Now student, this is the 555 timing circuit diagram. Suppose अभी इस 555 now in 555 timing circuit diagram, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपरेटर है, नॉन इन्वर्टिंग एंड इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू पर जुड़ा हुआ है और जो इन्वर्टिंग एंड है वो कंट्रोलिंग सिग्नल की तरह काम करता है, जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का लगा रखा है। और जो आउटपुट है, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे पिन डायग्राम के अंदर स्टूडेंट, तो वो उसका जो S है वो कनेक्टेड है आउटपुट ऑफ द कंपरेटर में। ओके। और जो SR फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट है यानी Q, वो कनेक्टेड है स्टूडेंट आपके बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, और कैपेसिटर हमने लगा रखा है। तो सपोज द आउटपुट ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप Q टू बी हाई। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि ये अगर Q है तो ये आपका Q क्या हो जाएगा, Q1 बार हो जाएगा। ओके। तो suppose the output of the SR flip flop Q to be high, the value is passed on to the base of the transistor and transistor gets saturated, thus producing a zero voltage at the collector. तो collector कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या करेगा, जीरो वोल्टेज आपको यहाँ पे क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो कैपेसिटर वोल्टेज क्लैम्प्ड एट द ग्राउंड, दैट इज द कैपेसिटर इज शॉर्टेड एंड कैन नॉट चार्ज। तो उससे क्या होगा, कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ द कंपरेटर इज फीड विद ए कंट्रोल वोल्टेज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्वर्टिंग एंड जो है इसका ये वाला पार्ट, ये किससे कंट्रोल वोल्टेज जुड़ा हुआ है, एंड द नॉन इन्वर्टिंग इज फीड टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू। विद आर एस फ्लिप फ्लॉप सेट द सैचुरेटेड ट्रांजिस्टर होल्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू एट 0। जब भी आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप सेट पोजीशन में होगा तो सैचुरेटेड ट्रांजिस्टर होगा जो वो होल्ड्स करेगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज एट 0 लेवल। तो कंट्रोल वोल्टेज हाउएवर इज फिक्स्ड एट 2/3 VCC, दैट इज एट 10 वोल्ट बिकॉज ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंट्रोल वोल्टेज जो है वो फिक्स्ड है, जैसे 2/3 ऑफ VCC। अब VCC में तो दैट इज एट 10 वोल्ट बिकॉज ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर। ओके। तो assume that a high voltage is applied to the R input. This reset the flip flop, R output goes to low and transistor क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट ऑफ में चला जाएगा। अब कैपेसिटर जैसे ही कट ऑफ में गया तो चूंकि ये शॉर्ट कर दे रहा था कैपेसिटर को, तो चार्ज नहीं हो पा रहा था। इससे क्या होगा, कैपेसिटर अब चार्ज हो जाएगा, फ्री टू चार्ज। एज दिस कैपेसिटर चार्जेस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज राइजेस। तो threshold voltage rises, eventually the threshold voltage becomes slightly greater than 10 plus 10 volt. तो output of the comparator then goes high, forcing the RS flip flop to set. तो ये क्या करेगा, जैसी हाई जाएगी तो ये क्या करेगा, जो आउटपुट है कंपरेटर का वो गोज हाई जाएगा, तो उसको क्या करेगा, RS फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को ये सेट करेगा। तो हाई आउटपुट सैचुरेट द ट्रांजिस्टर, ठीक है, एंड दिस क्विकली डिस्चार्ज द कैपेसिटर। जैसे ही ये सेट करेगा ना तो ट्रांजिस्टर फिर एक्टिव हो गया।
एक्टिव हो गया तो कलेक्टर पे आपके करंट जीरो हो गया, कलेक्टर करंट जीरो होगा तो सी आपका जो फिर क्या हो जाए, दोबारा डिस्चार्ज होने लग जाएगा, चार्जिंग उसको मिलेगी नहीं। ओके, तो एन एक्सपोनेंशियल राइज अक्रॉस द सी एंड पॉजिटिव गोइंग पल्स अपीयर्स एट द आउटपुट क्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट इस वेव फॉर्म के अंदर, ये वाली वेव फॉर्म के अंदर, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी कैपेसिटर चार्ज होता है वो एक्सपोनेंशियली और डिक्रीज होता है इस तरीके से। ओके, नाउ दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 टाइमर। और जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे तो जो उसके अंदर कंपरेटर दो थे स्टूडेंट, ठीक है ना, तो ये अपर कंपरेटर है, लोअर कंपरेटर है, दो कंपरेटर हैं, ये देखिए दोनों के पास थ्रेशोल्ड कंट्रोल और थ्रेशोल्ड कंट्रोल। तो कंट्रोल ये ट्रिगर के लिए है एक, और एक 2/3 और एक 1/3 VCC है, ये 1/3 और 2/3। SR फ्लिप फ्लॉप का दोनों कॉमन दे रखा है, एक S को चलाने के लिए और एक R को चलाने के लिए। तो क्यूब R का जो आउटपुट है वो किसको कर रहा है, इन्वर्टर, और यहाँ क्या है, ये ट्रांजिस्टर आपने लगा रखा है कलेक्टर रीजन पे, तो रीसेट और आउटपुट। ओके, तो रेजिस्टिव नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टर्स एंड एक्ट एज ए वोल्टेज डिवाइडर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 हमने इक्वल रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं स्टूडेंट, ये R, ये R, ये R। तो पहले वाले पे क्या होगा 2/3, अगले वाले पे क्या होगा 1/3। देखिए कंपरेटर 1 जब आप कंपेयर करेगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज विद रेफरेंस वोल्टेज, तो उस पर क्या होगा प्लस 2/3 VCC वोल्टेज होगा। नेक्स्ट जो वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग जब आप दूसरे कंपरेटर की तरफ आओगे, यानी कि इसकी तरफ, ये इस वाले की तरफ, नीचे वाले की तरफ, तो आपके पास वोल्टेज कितनी मिलेगी 1/3 VCC वोल्टेज मिलेगी। ओके, नाउ आउटपुट ऑफ द बोथ द कंपरेटर इज सप्लाई टू द फ्लिप फ्लॉप। पहले वहाँ क्या था कि हम एक कंपरेटर की बात बता रहे थे कि वहाँ सेट जो है आउटपुट ऑफ द कंपरेटर वो कनेक्टेड था। अब हमने क्या किया, दो कंपरेटर लिए, अपर कंपरेटर लोअर कंपरेटर, और जो नेगेटिव जो इन्वर्टिंग एंड है उसको हमने 2/3 प्लस 1/3 VCC सप्लाई से जोड़ रखा है, जो कि डायरेक्ट VCC से कनेक्टेड है, और आउटपुट जो है S और R से कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट, सो फ्लिप फ्लॉप एज्यूम इट स्टेट अकॉर्डिंग टू द आउटपुट ऑफ द टू कंपरेटर। तो फ्लिप फ्लॉप की जितनी भी स्टेट्स हैं वो डिपेंड करेगी कि आउटपुट ऑफ द कंपरेटर क्या है। तो वन ऑफ द टू ट्रांजिस्टर इज डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑफ विच कलेक्टर इज कनेक्टेड टू द पिन नंबर 7। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमने यहाँ पे पिन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, पिन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो दिस ट्रांजिस्टर सैचुरेट्स और कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द आउटपुट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट स्टेट के अकॉर्डिंग आपका ट्रांजिस्टर क्या है, सैचुरेट या कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपना काम करेगा। अब saturated transistor provide a discharge path to a capacitor connected externally based on another transistor is connected to the reset terminal. A pulse applied to this terminal resets the whole timer irrespective of any input. Okay, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इस ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या किया स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि दो ट्रांजिस्टर हमने लगा रखा है, एक है आपका डिस्चार्जिंग के लिए और एक है रीसेट के लिए। आउटपुट पे शो करने के लिए हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट्स हैं, एक SR फ्लिप फ्लॉप का कम्बिनेशन लगाया हुआ है। अपर जो है कंपरेटर और लोअर कंपरेटर हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे जो वोल्टेज डिवाइडर कंसेप्ट है सेम 3 R लेके हमने 2/3 VCC और 1/3 VCC का कंसेप्ट लिया हुआ है। तो SR का जो सेट और रीसेट होना वो डिपेंड करता है अपर कंपरेटर लोअर कंपरेटर के आउटपुट जो हमें ऑब्टेन मिल रहा है एज ए इनपुट एट द S और R एंड। Student, this is all about the basic timing circuit diagram of IC 555 timer and the block diagram representation along with the pin diagram. So in this lecture we discuss these aspects regarding the 555 IC timer. So based on this discussion we will discuss the IC 555 timer as an working as an मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।